में रखते हुए चलिए, तो अपने पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऐसे क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 110% ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम आप दे लें इंडिया का, जिसमें वनडे एग्जाम्स जिसमें मैथ आती हुई, मैथमेटिक्स आती है, उसमें ये 110% ये सवाल आपको देखने को मिलता है। और इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसमें कैसे करें। तो आज के बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए, तो आराम से बिल्कुल इसको, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। चलिए, तो इस सवाल को कैसे करते, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 एंड 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। आपके पास ऑप्शन है 432, 444, 428 एंड 452। इस सवाल में आपको ध्यान ये देना है कि बेटा अगर छोटी से छोटी संख्या कहे, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम निकालना है और सबसे पहले जिसे जो संख्या है उन संख्याओं का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम बेटा अपने पास क्या होगा, 16, 24, 36 एंड 54, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जनरल मेथड से ही हम एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि जब आगे एलसीएम और एचसीएफ हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, 2 से घटाएंगे क्या होगा अपने पास, 8, 12, 18 और 27। फिर 2 से आप घटाओगे, 4 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 27। आई होप इस मेथड से आपको एलसीएम निकालने आता होगा। अगर नहीं आता है तो भी परेशान होने वाली बात नहीं है, आप जनरल ऐसे सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से आप कटाएंगे इसको, ठीक है ना, और जिससे कट जाती है, अगर नहीं कटेगी फिर उसके अगले वाली अभाज्य संख्या को लेंगे। तो यहाँ से कटाएंगे तो 2 दूना 4, 3 9, 27। फिर 2 से, क्योंकि 2 से 1 2 बचा हुआ है, तो इसको कटा लेंगे अपने पास। फिर अगला स्टेप 3 वाला अभाज्य संख्या से घटाएंगे, क्योंकि 2 से तो कोई कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे 1, 3, 9। फिर आप 3 से कटाएंगे तो 1, 1, 1, 3। फिर आप 3 से कटाएंगे, जब तक नीचे 1, 1 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब इधर वाला जो आपकी संख्या मिलती है अभाज्य संख्या, उसका आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यानी इसका जो एलसीएम होगा अपने पास बेटा, वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या 3। 1 2 3 4 2 है, 1 2 3 4 और 3 3 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48, 48 9, 48 में आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 इंटू 9, 9 8 72, 9 4 36, 6 42 1 43, 432। तो अपने पास इसका एलसीएम क्या आ गया बेटा, 432 आ गया, ठीक है। चलिए, अब अगला स्टेप अपने पास क्या होगा, इसका जो एलसीएम आया वो क्या आया, 432 यानी 432। अब करना क्या होता है अगले स्टेप में, कि जो यहाँ पे शेषफल बच रहा है बेटा, इसका और संख्या का दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो अगर एक केस ये होता है कि डिफरेंस अगर सेम आता है और एक केस होता है कि डिफरेंस अलग अलग आता है, तो उस केस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका वो सेम डिफरेंस वाला है, यानी 16 में से 12 आप माइनस करोगे कितना होगा, 4 होगा। 24 में से 20 माइनस करोगे क्या होगा, 4 होगा अपने पास। 36 में से 32 माइनस करोगे अपने पास 4 होगा। 54 में से 50 माइनस करोगे अपने पास 4 होगा। इसका मतलब देख रहे हैं डिफरेंस सेम आ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना होता है, डिफरेंस जब सेम हो तो इसका जो आंसर होता है वह जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, एलसीएम माइनस डिफरेंस, ठीक है। एलसीएम अपने पास 432 है और डिफरेंस कितना आया है, 4 आया, इसलिए इसका जो आंसर होगा अपने पास 428। आई होप ये सवाल आपको आराम से समझ में आया होगा। तो अगर डिफरेंस सेम है
तो इसमें हम डिफरेंस को माइनस कर देते हैं एलसीएम में से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन है अपने पास बेटा ये परसेंटेज यानी प्रतिशत का क्वेश्चन है और बहुत ही एक स्पेशल टाइप है। इससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि परीक्षा में विद्यार्थी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाला जो केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ठीक, तो इसको बिल्कुल एक लाइन में आपका सवाल है तो बहुत ही आसान सवाल, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे लोग इसको क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है उनको। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। सवाल ये कह रहा है बेटा, एक विद्यार्थी है, उसको उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यानी विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है, उस परीक्षा की जो मिनिमम पास होने की जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम मार्क्स की, वो कितने हैं? 40% की है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए, यानी वो पेपर दिया तो उसको 40 नंबर मिले, ठीक है, और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 40 नंबर से फेल हो गया। 40 नंबर अगर वो और पाया होता तो उस परीक्षा को क्या किया होता, वो पास किया होता। लेकिन उसके 40 नंबर कम आए जिसकी वजह से वो क्या हो गया, फेल हो गया। परीक्षा में प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं? परीक्षा में पूछा हुआ है कि कितने अधिकतम अंक हैं, यानी वह परीक्षा कितने नंबर की है जिसमें आप उतने नंबर पा सकते हैं। जैसे मैक्सिमम मार्क्स कितना है, तो यही आपसे इस सवाल में पूछा हुआ है। तो आप जानते हैं कि अगर प्रतिशत के रिस्पेक्ट में बात करें तो किसी भी पेपर का जो अधिकतम प्रतिशत होता है वो 100% का होता है और आपको यही 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले बहुत आसान तरीके से इसको देखते हैं। 40% अंक ने बेटा उसने क्या किया है, ऑब्टेन किया है, यानी 40% अंक वो पाया हुआ है। ठीक है, उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से, यानी 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 40% उसने पाया नहीं है, उसको पास, उस परीक्षा को पास करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मार्क्स की वो कितनी है, 40%। अगर 40% वो पा जाएगा तो वो पास हो जाएगा। अब देखिए वो कह रखा है बेटा कि 40 नंबर उसने तो पाया, लेकिन 40 नंबर से क्या हो गया, वो फेल हो गया। यानी 40 नंबर और अगर वो पाया होता तो वो परीक्षा को क्या कर दिया होता, पास कर दिया होता। यानी 40 नंबर तो ऑलरेडी पाया और 40 नंबर अगर और पाया होता तो पास कर गया होता। यानी 40 और 40 कितना हुआ, 80 नंबर अगर वो पाया होता तो उस परीक्षा को पास कर गया होता। ये मिनिमम मार्क्स है इस परीक्षा को पास करने के लिए, कितना, 80। और चूंकि प्रतिशत में कितना दे रखा है अपने पास, 40%, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम मार्क्स है 40%। अगर कोई पाएगा तभी इस पेपर को क्या करेगा, वो पास करेगा। और इसने 40 नंबर पाया है और 40 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब अगर 40 नंबर और पाया होता तो ये परीक्षा पास हो गई होती। यानी 40% की जो वैल्यू है वो 80 के बराबर है। तो यहाँ से आप अपने पास 1% निकालेंगे तो 80/40 यानी 2, यानी 1% की वैल्यू 2 है। आप 100% आपको निकालना है मार्क्स, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। यही इस सवाल का आंसर। देखिए कितना आसान सवाल है। तो आई होप ये सवाल आपको आराम से समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको बेसिक लेवल से भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको बेसिक लेवल से नहीं करना है, इसलिए मैंने बेसिक लेवल को नहीं बताया। ठीक है, कभी जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो बेसिक अच्छे लेवल से, मतलब पार्ट वाइज इसको, जो स्पेशल केस है इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ से 40% 80 के बराबर है, तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो 80/40 2 आ जाएगा और 100% 200 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये सवाल आपको आराम से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए बेटा, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये जो सवाल है बेटा अपने पास, ये भी परसेंटेज का एक स्पेशल केस है। ठीक है ना,
जिसमें जनसंख्या और आबादी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और हमेशा हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% एवं 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का आपको अनुपात पूछा हुआ है। तो ये सक्सेसिव केस है, ठीक है ना। इसमें करेंगे क्या आप कि 3 वर्ष और 3 वर्ष से पहले की जनसंख्या का क्या पूछा हुआ है, आपसे अनुपात पूछा गया है। तो अगर पहले की हम बात करें बेटा, इस सवाल को कैसे करेंगे, इसको 2 तरीके हैं, पहले और बाद। बाद का मतलब 3 साल बाद, ये 3 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष पहले है। पहले जनसंख्या में 10%, पहले साल 2 वर्षों में लगातार जो है 10%, यानी पहले साल 10% की वृद्धि हुई। 10% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, फ्रैक्शन में 10% को कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 होता है। यानी पहले, ये पहले वाला है, उस पर 1 की ये क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो यानी पहले 10 था, अब कितना हुआ, 11, यानी 1 बढ़ गया, यानी 11 हो गया। दूसरे साल बेटा अपने पास 20% की वृद्धि हुई, यानी 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, 1/5, यानी पहले 5 थी, उस पर 1 की वृद्धि हो गई। पहले 5 थी, अब उसमें 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी अब हो गया 6। उसके बाद जो तीसरा साल है बेटा, उसमें 25% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। यानी 25% की अगर फ्रैक्शन वैल्यूज आप निकालोगे तो अपने पास होता है 1/4। ये परसेंटेज पढ़ेंगे तो सब कुछ बताएंगे आपको। यहाँ पे 4 क्या है, पहले था और उस पर 1 की वृद्धि हुई है, यानी कमी हुई है, सॉरी, क्योंकि ये कमी हुई है ना। तो 4 पहले था, 1 पे कमी हो गई है, यानी पहले 4 था, अब 1 कम हो गया, कितना बचा, 3। अब इसको क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 10 5 में 50, 50 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, 200। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 इंटू 3 198, ठीक है। इसको आप अगर चाहो तो कटा सकते हैं। तो क्योंकि अनुपात ही पूछा हुआ है किससे, तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष से पूर्व, यानी इसका अनुपात इससे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम बाद वाला लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, यानी 198 और रेशियो 200 पूछा हुआ है। 2 से कटाएंगे आप तो कितनी बार जाएगा, ये 9 और ये 9 और ये 100, यानी इसका जो अनुपात होगा वो 99/100 होगा, यानी 99/100 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही आंसर है इसका। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन से सक्सेसिव वाले केस को कर सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड बेस्ट मेथड होता है, इससे आसान आप और भी करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसमें कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है। इसको आप बेसिक लेवल से भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि उस गांव की जो पहले जनसंख्या थी वो x थी। अगर पहले की बात करें तो पहले 2 साल में इसको यानी इतना बढ़ा है, यानी x इंटू 10% बढ़ा है, यानी 10 का मतलब 1/10, यानी 11/10 हो गया है। फिर उसके बाद 1/5 6/5 हो गया है। फिर उसके बाद 25% कम हुआ है, यानी कितना हो गया है, 4/3 हो गया है। इस बराबर अनुपात पहले x था तो x, इसका अनुपात आप निकाल लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी ये वाला मेथड आपको अच्छा है। तो आई होप बेटा आज का जो सेशन आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप बिल्कुल सेशन को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। इस क्वेश्चन को रिपीट करके देखेंगे, नोट डाउन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।